हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और तैयारी भी अच्छे से आपकी चल रही होगी। देखिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड फोर्थ ईयर के भौगोलिक विचारधाराओं के पेपर की। और इसमें अपना जो टॉपिक है वो चल रहा था चीर समत भूगोल या यूनानी भूगोलवेताओं का भूगोल में योगदान। और इसमें अपन ने कई विद्वानों कई भूगोलवेताओं की बात कर ली थी और हेरोडोटस की बात चल रही थी अपने। और इसमें बाकी तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इनके द्वारा जो एक मानचित्र बनाया गया था विश्व का, उसकी बात अपने बाकी रह गई थी। तो आज अपन उस मानचित्र को देख लेते हैं, उसके बाद में आगे के अगले विद्वान की बात करते हैं। तो मैं बना देता हूँ, आप साथ में बना लीजिएगा। बनाइए।
बना लीजिए, ये मानचित्र इन्होंने बनाया था, आराम से बना लीजिए इसको। हो गया, चलते हैं आगे। अब अगले यूनानी भूगोलवेता की बात करते हैं अपन। तो देखिए, ये मुख्य मुख्य भूगोलवेताओं की अपन ने बात की है। इनके अलावा भी बहुत सारे भूगोलवेता और हैं, जिनमें अपन अगर सारों की बात करें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा अपन को, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उनकी भी अपन और बात करेंगे। तो इसी संदर्भ में अब अपन आगे देखते हैं। आप हेडिंग लगाइए। अगले विद्वान हैं जिनका सब आप नाम सुन चुके हैं, काफ़ी कुछ जानते भी होंगे। प्लेटो। देखिए, प्लेटो भौगोलिक तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के समर्थक थे। इनका मानना था कि भौगोलिक तत्वों के बारे में जो जानकारी है वो अपन को प्रत्यक्ष रूप से जानकारियाँ लेनी चाहिए। और मुख्य रूप से प्लेटो के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हो कि इनका जन्म है वो 428 से 348 ईसा पूर्व हुआ था। ये इनका जन्म का समय माना जाता है। ठीक है, तो ये इस समय एक राजनीतिक चिंतक और विचारक थे। और इसके अलावा इन्होंने यूनानी जो समय था इस समय में इन्होंने भौगोलिक चिंतन में भी अपना योगदान दिया। और इन्होंने जो यूनान की राजधानी थी एथेंस, वहाँ के उपजाऊ क्षेत्र का जो प्रभाव है, उपजाऊ भूमि का जो प्रभाव है वो राज्य के विकास पर पड़ते हुए इन्होंने नज़दीक से देखा। और एक और इन्होंने देखा कि कुछ राज्यों का जो उद्भव हो रहा है, उनका जो विकास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, और कौन से जो भौगोलिक तत्व हैं उस राज्य के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। कुछ राज्य हैं जिनका विकास नहीं हो पा रहा है, तो उनको पीछे रखने वाले कौन से भौगोलिक तत्व है। और प्लेटो ने पृथ्वी के संदर्भ में ये बताया, उनका ये मानना था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के मध्य में केंद्र में स्थित है। और इसके अलावा इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक नाम से, उसमें भूमि और राज्य के जो अंतर संबंध है उनके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया है। ठीक है, इनके अलावा देखिए, इसके अलावा इनकी अगर अपन मुख्य बातें करें तो मुख्य बात यह है कि एक तो इनकी आपको बुक का ध्यान रखना है। पुस्तक थी रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने भूमि और जो राज्य हैं उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया था। और इसके अलावा जो सामान्य जानकारियां हैं
कि इनके गुरु का नाम सुकरात था, ये आप जानते हो, शिष्य अरस्तु थे इनके। ठीक है, तो ये मेन बातें आप लिख लो, बाकी और कोई बात ध्यान में आती है तो मैं आपको और बता दूंगा। लिखो आप, ये इनका कोष्टक में लिख लो समय काल जो है। और लिखो आगे, प्लेटो भौगोलिक जानकारी प्लेटो भौगोलिक जानकारियों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने के समर्थक थे। ये यूनान के एक राजनीतिक विचारक और चिंतक थे। लेकिन इन्होंने लेकिन नहीं, आप लाइन क्या लिखी थी, राजनीतिक विचारक और चिंतक थे। इसके अलावा इन्होंने भौगोलिक चिंतन के विकास में भी अपना योगदान दिया। प्लेटो की कर्म भूमि यूनान रहा और यूनान की राजधानी एथेंस के उपजाऊ भूमि क्षेत्र का प्रभाव इन्होंने वहाँ के राज्य के विकास पर पड़ते प्रत्यक्ष रूप से देखा। और इसके अलावा इन्होंने वहीं पर अन्य राज्यों के उद्भव तथा उनके विकास पर स्थानीय भौगोलिक तत्वों के प्रभाव को निकटता से देखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में
भूमि तथा राज्यों के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का भी विस्तार से वर्णन किया। प्लेटो का मानना था कि पृथ्वी का आकार गोल है, पृथ्वी का आकार गोल है और यह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो ये प्लेटो का योगदान है भूगोल में। ज़्यादा योगदान तो इनका नहीं माना जाता है, मुख्य रूप से तो राजनीतिक चिंतक थे, लेकिन इन्होंने भी प्रयास किया भूगोल के संदर्भ में जानकारियाँ जुटाने का। और इनका ये मानना था कि भौगोलिक ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से अगर अपन प्राप्त करते हैं तो वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले विद्वान की ओर। अब वो जानकारियाँ तो आपको पता होगी, मेरे हिसाब से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगे लिखना है तो लिख सकते हैं कि इनको अफलातून के नाम से जाना जाता था। ये लाइन तो आप वैसे लिख सकते हो, लाइन लिख लो एक अलग से। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम था सुकरात। ठीक है, और शिष्य के बारे में आप जानते ही हो, अरस्तु। ठीक है, चलते हैं अगले विद्वान की ओर। तो अगले विद्वान, इनके शिष्य की ही आप हेडिंग लगा लीजिए, अरस्तु। देखिए, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और इनका जो समय काल है वो माना जाता है 384 बीसी से 322 बीसी। ठीक है, और ये प्लेटो के शिष्य थे और इनका जो जन्म है वो एजियन सागर के तट पर एक स्थान है स्टेगेरिया, वहाँ पर हुआ था। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी जो पिता है उनका नाम था निकोमेकस, जो यूनान के जाने माने चिकित्सक थे। और अरस्तु ने भी अपने पिता से चिकित्सा के संदर्भ में काफ़ी ज्ञान ग्रहण किया। और इनके गुरु जो दार्शनिक थे जिनकी तरह इनके गुरु भी की यात्राओं पर अधिक जाते थे, तो उनकी तरह इन्होंने भी अधिक यात्राएं की। और इन्होंने एजियन सागर है, कैस्पियन सागर है, काला सागर, इनकी जो तटीय जो क्षेत्र हैं उनकी इन्होंने यात्राएं की। इसके अलावा इनके बारे में आप जानते ही हैं कि सिकंदर जो महान शासक हुआ था उसका वो इनका शिष्य था, या अरस्तु उसके गुरु होने का गौरव रखते हैं। और अरस्तु के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी, जिनमें एक तो था ब्रह्मांड वर्णन, ट्रीटाइज ऑन द हेवंस, और दूसरा था जलवायु वर्णन, जिसको मेटेरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
और इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने अपना जो भौगोलिक ज्ञान है वो लिखा है। और अरस्तु का मानना था कि पृथ्वी गोल है और ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। तो ये विचार इनके गुरु से मिलते हैं। और फ़र्क ये है कि इनके गुरु ने पृथ्वी की गोल और ब्रह्मांड के मध्य में स्थिति के कोई सबूत प्रूफ नहीं दिए थे, बल्कि इन्होंने कुछ प्रूफ दिए हैं। प्रूफ क्या थे? इन्होंने माना कि पृथ्वी गोल है। ऐसा कह सकते हैं क्यों? क्योंकि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया क्या पड़ती है? गोलाकार पड़ती है, ये इनका मानना था। दूसरी बात इन्होंने कही कि आकाश में जो दूसरे ग्रह हैं वो भी तो गोल दिखाई देते हैं, तो पृथ्वी भी क्या होगी? गोल होगी। फिर इन्होंने और बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो आकाशीय नक्षत्र है उनमें परिवर्तन होते रहता है या होता है। और इसके अलावा जो अरस्तु है, इन्होंने पृथ्वी को 3 कटिबंधों में भी विभाजित किया था। और ये विभाजन इन्होंने किया था तापमान के आधार पर, जिसके आधार पर इन्होंने पृथ्वी को उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इन 3 कटिबंधों में विभाजित किया था। तो अब इनके बारे में अपन को लिखना है। तो लिखने का कार्य अगर मैं सोच रहा हूँ कि अब तो समय समापन की ओर है लगभग, तो अपन ये काम अगली कक्षा में कर लेते हैं, ठीक है? तो कल फिर मिलते हैं आगे के पॉइंट्स के साथ में। देखिए, आपका पता नहीं, बाकी टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको कैसे लग रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता। बाकी किसी पर्टिकुलर एक विद्वान के बारे में अपन को उसकी जानकारियाँ पता लगती है कि इन्होंने क्या क्या किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है। अब ये है कि थोड़ा सा फैक्ट्स ज़्यादा है, तो फैक्ट तो रहेंगे। देखो, कई बार अपन थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं, तो उनके साथ में कभी कभी फैक्ट्स को भी अपन को देख लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं और बाकी की चर्चाएं कल करेंगे। धन्यवाद।